का सेशन कर ले पहले। सबसे पहला पॉइंट यही आता है अपना कि जैम्प है क्या एक्चुअली, और जैम्प का क्या मेन यूज़ है और हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं। हालांकि हमारा वो यूज़ नहीं होने वाला है जो कि इसका एक्चुअल जिस काम के लिए इसको बनाया गया है, क्योंकि हम लोग तो वेब डेवलपमेंट में जा नहीं रहे अभी, क्योंकि अभी HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये सब कुछ तो पढ़े नहीं है। तो अभी बस हम लोग जैम्प को यूज़ करेंगे किसके लिए, डेटाबेस के लिए। लेकिन जैसा कि इसका नाम है, इसमें इसका फुल फॉर्म छुपा हुआ है। यहाँ जैम्प का मतलब, एक्स का मतलब होता है क्रॉस। क्या होता है? क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म। अब क्रॉस प्लेटफॉर्म कहने का मतलब क्या होता है जानते हैं? नहीं, क्रॉस प्लेटफॉर्म बोला जाता है उसे जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक जैसा ही काम करता हो, उसके कोड में कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जैसे कि मान लिया जाए कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है, वो विंडोज़ पे भी काम कर रहा है, लाइनेक्स पे भी यूज़ हो रहा है, मैक पे भी यूज़ हो रहा है, सोलारिस पे भी यूज़ हो रहा है। तो जो अलग अलग वेंडर पे यूज़ हो रहा हो, वैसे सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? क्रॉस प्लेटफॉर्म। तो जब भी क्रॉस प्लेटफॉर्म टर्म आए सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, तो क्या समझेंगे इससे? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के इन्वायरमेंट में काम करता हो, उसी को क्रॉस प्लेटफॉर्म बोलते हैं। तो एक्स का मतलब यहाँ होता है क्रॉस, ए का मतलब होता है अपाचे, अब अपाचे क्या है? तो देखिए, जब हमें किसी भी वेबसाइट को लाइव करना होता है तो वेबसाइट को होस्ट करने के लिए एक सर्वर चाहिए होता है जिसको कहते हैं वेब सर्वर। अब या तो मान लो कि हम कोई एक वेबसाइट का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट को हमें लाइव करना है। उस प्रोजेक्ट को क्या करना है? हमें लाइव करना है। तो उस प्रोजेक्ट को लाइव करने के लिए एक हुआ कि हम होस्टिंग प्लान खरीदें। अब होस्टिंग प्लान लेंगे तो हमें खर्च करना पड़ेगा। होस्टिंगर हो गया, होस्टगेटर हो गया, किसी होस्टिंग प्रोवाइड करने वाली कंपनी का हम लोग होस्टिंग प्लान ले सकते हैं, और उसके वेब सर्वर, उसके अपाचे सर्वर के ऊपर हमें स्पेस मिल जाएगा, उसमें हम अपने वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अभी हम लर्निंग फेज में हैं और हम डेवलपमेंट के वक्त एक लोकल वेब सर्वर बनाना चाहते हैं ताकि हम अपने कोड को टेस्ट कर सकें, क्योंकि हमारा वेबसाइट तभी रन होगा चाहे लोकल इन्वायरमेंट में हो या फिर पब्लिक डोमेन पे हो, जब उसको क्या मिलेगा? एक वेब सर्वर। और वेब सर्वर लोकली बनाने के लिए मुझे अपाचे वेब सर्वर की ज़रूरत पड़ती है, और वो भी हमें किस में मिल जाता है? जैम्प के साथ मिल जाता है। तो जैम्प क्या है? क्रॉस प्लेटफॉर्म किसका कॉम्बिनेशन? अपाचे का और MySQL, या इसको मारिया डीबी भी बोलते हैं। यहाँ क्या बोलते हैं? मारिया डीबी। एक्चुअल में है MySQL ही, बट यहाँ इसको क्या बोलते हैं? मारिया डीबी भी बोलते हैं। लाइनेक्स प्लेटफॉर्म पे इसको नाम दिया गया है मारिया डीबी, लेकिन एक्चुअल में ये है क्या? MySQL ही है। MySQL किसके लिए होता है? डेटा बेस के लिए होता है। तो ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं डेटाबेस क्या होता है, उसके बारे में तो बता के अभी टाइम वेस्ट करना नहीं। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म अपाचे, मारिया डीबी और PHP। अब ये PHP क्या होता है, ज़रा एक लाइन में समझ लेते हैं। PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। PHP क्या है? एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब ये क्या होता है? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है? एक नया टर्म आ गया। देखो, जब हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं और वेबसाइट में अगर कुछ भी डालते हैं तो हमारा क्वेरी, हमारा रिक्वेस्ट कहाँ जाता है? सर्वर को जाता है। और हमारा रिक्वेस्ट जब सर्वर को जाता है तो सर्वर हमारे रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली हमारे रिक्वेस्ट को वैलिडेट करता है, हमारे इनपुट को वैलिडेट करता है और उसके हिसाब से हमें रिस्पॉन्ड करता है। जैसे अगर मान लीजिए कि हमने google.com ही लिखा और यहाँ एंटर किया, तो हमने रिक्वेस्ट यहाँ से अपने ब्राउज़र से सेंड किया, और ब्राउज़र से रिक्वेस्ट जो भेजा वो किसके पास गया? गूगल के सर्वर पे, और उसने रिस्पॉन्ड किया हमारे रिक्वेस्ट को। तो हमने जो रिक्वेस्ट भेजा उसको, जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे लिखा बुक्स ऑफ XAMPP,
अब सर्वर पे जा करके रिक्वेस्ट गया, वहाँ रेंडर हुआ, और तब जा करके हमें लोकल हमारे ब्राउज़र में ये पेज या कंटेंट दिख रहा है। तो सर्वर साइड पे जो भी काम करना हो, बेसिकली सर्वर साइड पे जो मेन काम होता है, जो सबसे मेजर काम होता है, वो होता है डेटाबेस और फ्रंट एंड के बीच कनेक्शन एस्टैब्लिश करना। डेटाबेस और फ्रंट एंड के बीच कनेक्शन एस्टैब्लिश करने का काम किसका होता है? वो होता है PHP का। जितना भी, अगर मान लीजिए कि आप ही लोग यहाँ पे आते हो और अभी पढ़ाई कर रहे हैं, बाद बाकी आपको जाना पड़ेगा, और जब जाइएगा उस समय आपको यहाँ का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। मान लीजिए हबनेट का आपको सर्टिफिकेट ही चाहिए होगा। अब उसके बाद यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, आवर कोर्सेज पे चलते हैं, और मान लो कि स्टूडेंट वाले पार्ट में आ गए, यहाँ वेरिफिकेशन पे आ गए। अब जैसे ही वेरिफिकेशन पे आए, कोई भी अपना मोबाइल नंबर या अपना क्या डाल सकता है, सर्टिफिकेट नंबर। जनरली सर्टिफिकेट नंबर याद रहेगा नहीं, मोबाइल नंबर ही मान लीजिए कि डाल करके, अब ये तो मिलेगा नहीं। अभी जैसे कि हम सर्च करते हैं, ये एक डमी नंबर है, एक्चुअल नहीं एग्जिस्ट करता है। अब जैसे ही हम सर्च करेंगे क्या आएगा, नॉट फाउंड। लेकिन हमने जब यहाँ पे डाला तो ये हमारा जो एरिया दिख रहा है, ये फ्रंट एंड है। ये क्या है, फ्रंट एंड है। अब जैसे ही यहाँ हमने कोई मोबाइल नंबर डाला, किसी का है सर्टिफिकेट इश्यू किया हुआ, नंबर है किसी का? हाँ तो बता, तो किसी का संतोष का नंबर है, उसका था इश्यू किया हुआ। अब जैसे ही यहाँ मोबाइल नंबर, हाँ 707 031 4132। अब देखो जैसे ही यहाँ पे डाले, ये फ्रंट एंड है, लेकिन जैसे ही इस पर हम क्लिक कर रहे हैं, अभी जैसे यहाँ पे कर रहे हैं, तो कुछ इसका कलर वगैरह चेंज हो रहा है ना। वो सब जावास्क्रिप्ट का कमाल है, CSS का कमाल है। अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ से ये डेटा उठाएगा, इनपुट बॉक्स से डेटा उठाएगा, और ये कहाँ सेंड करेगा, सर्वर पे। और सर्वर साइड पे जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, उसकी जिम्मेदारी है कि इस डेटा को कहाँ ले जा करके ढूंढो, डेटाबेस में। कहाँ, डेटाबेस में। मतलब स्टूडेंट का एक डेटाबेस होगा, उसमें स्टूडेंट का सारा डिटेल होगा। आप लोग इमेजिन कर पा रहे हैं पूरा? अब वहाँ मैच करके देखेगा, मतलब इंटरनली सेलेक्ट कर ही चलेगा, वहाँ मैच करके देखेगा। अगर डेटा मिल गया तो उसका पूरा डिटेल आ जाएगा। अब जैसे ही मैच किया तो उसका डिटेल आ गया, उसका फोटो भी आया, नाम भी आया, कोर्स ये SCN आया, हबनेट का सर्टिफिकेट नंबर आया, कोर्स का डिटेल आया, सेशन आया, एंड ऑल, सब कुछ इस तरीके से। नहीं तो कहने का क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि यहाँ हम लोग अभी ये जो फोटो या सारा डिटेल हमें फेच करके दिखाया फ्रंट पे, वो कौन दिखाया, बैकएंड का कोई एक या सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में 3 लैंग्वेज बहुत ही पॉपुलर है। एक का नाम है PHP, दूसरे का नाम है पाइथन, तीसरे का नाम है .NET। ये 3 बहुत ही पॉपुलर है। हालांकि हम सर्वर साइड के रूप में आज के डेट में जावास्क्रिप्ट को भी यूज करते हैं, लेकिन एज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जितना पॉपुलर PHP है, उतना कोई और दूसरा नहीं है। मान के चलो कि अगर 100 वेबसाइट है, तो 100 वेबसाइट में करीब 40 से 45 ऐसे वेबसाइट्स होता है जिसमें कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के रूप में क्या यूज किया जाता है, PHP। इसके पीछे रीजन ये है कि PHP पाइथन से भी आसान है, लेकिन पाइथन को सबसे आसान इसलिए बोलते हैं क्योंकि पाइथन को हम लोग क्लाइंट साइड पे भी यूज कर सकते हैं, सर्वर साइड पे भी यूज कर सकते हैं, बट PHP क्लाइंट साइड पे यूज नहीं होता है, सिर्फ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के रूप में ही यूज होता है और वेब स्क्रिप्टिंग के लिए ही यूज होता है। लेकिन पाइथन का ऐसा कोई बाउंडेशन, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो अगर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की बात करें तो उसमें सबसे आसान और सबसे पॉपुलर है PHP। तो PHP क्या होता है समझ में आ गया? चलिए, अगर नहीं भी आया तो फिर लेटर ऑन बात करेंगे जो वेब डेवलपमेंट में होंगे। और आखिरी जो P होता है तो उसको बोलते हैं पर्ल। अब पर्ल भी एक क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पर्ल भी क्या है, एक प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सोचो कि जहाँ एक्चुअल में क्यों दिया गया, जानते हो अगर एक लाइन में बोला जाए
तो जैम्प इसलिए दिया गया ताकि आप लोकल एक वेब सर्वर बना सको और उस पर अपना एक फुल फ्लेजेड वेबसाइट का प्रैक्टिस कर सको, क्योंकि ये हर स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो 5,000 6,000 का एक होस्टिंग प्लान खरीदे और तब जा करके वो सर्वर और क्लाइंट साइड का सारा टेस्टिंग कर सके। तो अगर हम सर्वर और क्लाइंट साइड दोनों साइड का अगर कंप्लीट टेस्टिंग करना चाहते हैं, कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन देखना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें एक प्लेटफॉर्म दिया गया, एक ऐसा सॉफ्टवेयर पैकेज दिया गया जिसका कि नाम रखा गया जैम्प। अब देखो ना क्या कुछ मिल गया मुझे, अपाचे मिल गया ताकि एक वेब बनाया बस एक बटन क्लिक करेंगे और हमारा लोकल मशीन किसके जैसा काम करने लगेगा, वेब सर्वर के जैसा काम करने लगेगा। MariaDB जैसे ही हम स्टार्ट कर देंगे तो ये डेटाबेस के जैसा काम करने लगेगा, सर्वर डेटाबेस सर्वर की तरह। अब PHP जैसे ही स्टार्ट कर देंगे तो ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो भी होगा स्क्रिप्ट उसको ये क्या कर सकता है, रन कर सकता है। पर्ल अगर कर देंगे तो ये क्लाइंट साइड का सारा स्क्रिप्टिंग कर सकता है, वेरीफाई। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जैम्प हमें क्या मिल रहा है, एक पैकेज मिल रहा है। अगर एक लाइन में कहा जाए तो एक हमें पैकेज मिल रहा है जिस पैकेज को यूज़ करके हम अपने लोकल मशीन को एक वेब सर्वर की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब अभी हम लोगों को सिर्फ क्या चाहिए, MariaDB चाहिए अगर डेटाबेस सिर्फ यूज़ करना है तो, और अगर जिसे पूरा पैकेज चाहिए वो पूरा पैकेज भी यूज़ कर सकता है। अब एक और खासियत ये है कि अगर मैं बोलूं कि ये जैम्प इतना क्यों पॉपुलर होता है और सारे लोग प्रोजेक्ट में अपना जैम्प क्यों यूज़ करते हैं, चाहे कॉलेज स्टूडेंट हो या कोई प्रोफेशनल हो, उसके पीछे एक रीज़न और भी है। जैम्प जो है वो ओपन सोर्स है, मतलब इसके लिए हमें पे करना नहीं है किसी को। मतलब जैम्प अगर हम यूज़ कर रहे हैं ऑफिशियली भी तो इसके लिए मुझे कोई 1 रुपये भी किसी को पे करने की ज़रूरत नहीं है और ना हमें कोई कॉपीराइट का क्लेम करेगा, बिकॉज ये क्या है, कंप्लीटली फ्री है। तो ये भी एक रीज़न है जैम्प का यूज़ होने का। और एक और रीज़न है क्योंकि यहाँ जो है हमें एक कंप्लीट GUI इन्वायरमेंट मिलता है। क्या मिलता है, कंप्लीट GUI इन्वायरमेंट मिलता है। और हम लोग जानते हैं कि एक नए यूज़र के लिए कमांड लाइन पे काम करना ज़्यादा टफ होता है और GUI इन्वायरमेंट में काम करना ज़्यादा आसान होता है। शायद इसी वजह से कल किसी का एक फीडबैक था कि ये तो उस वाले से ज़्यादा आसान है। तो कोई नहीं, ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग ज़रा बढ़ते हैं इसके तरफ। तो सब पे जैम्प पे इंस्टॉल होगा। अब हम बस देख लेते हैं कि जैम्प मेरे पे इंस्टॉल है या नहीं। तो मेरे पे बहुत मुश्किल से कल इंस्टॉल हुआ था। जैम्प पे क्लिक करते हैं। मुश्किल इसलिए था क्योंकि पहले से इंस्टॉल था, उसको हटाने का गलत 1-2 बार प्रयास किया गया, कुछ फाइल रह गया था, कुछ रिमूव हो गया था, इसकी वजह से इशू आया था। दूसरा इशू इसलिए आया था कि मेरे पे MySQL भी इंस्टॉल है और यहाँ जैम्प वाला MySQL भी चलाएंगे और दोनों सेम पोर्ट को यूज़ करेगा तो दिक्कत होगी। अब जैसे कि देखो ना, यहाँ अभी पोर्ट नंबर अगर 80 पे हम रन करते और अगर साथ में स्काइप को भी रन कर देते, वही पोर्ट नंबर 80 को यूज़ करता है, तो क्या होगा, कन्फ्लिक्ट करेगा। तो यहाँ हमने क्या किया है, थोड़ा सा दिमाग लगाया है और पोर्ट नंबर बदल करके क्या कर दिया, 8080 कर दिया। अब 8080 पोर्ट नंबर किसी के लिए यूज़ होता नहीं है, बिकॉज मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को कि पोर्ट नंबर का 2 रेंज होता है। बताए थे जब सॉकेट प्रोग्रामिंग पढ़ाए होंगे तो हम बताए होंगे उस समय कि पोर्ट नंबर का कितना रेंज होता है, 2। एक क्या होता है आपका असाइंड पोर्ट नंबर, क्या होता है असाइंड पोर्ट नंबर, जिसका रेंज होता है आपका 1 से लेकर के कहाँ तक, 1023 तक। और दूसरा क्या होता है अनअसाइंड पोर्ट नंबर, और अनअसाइंड जो पोर्ट नंबर होता है उसका रेंज आपका शुरू होता है 1024 से लेकर के 65535 तक, 65,535 तक। इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक का पोर्ट नंबर देने की गलती बिल्कुल नहीं करना है। ये ऑलरेडी किसी न किसी पोर्ट को असाइन किया जा चुका, किसी न किसी प्रोटोकॉल को, किसी न किसी सर्विस को ये असाइन किया जा चुका है। लेकिन इसे आप दे सकते हो क्योंकि ये पोर्ट किसी को ऑलरेडी असाइंड नहीं रहता है।
लेकिन इसमें भी कोशिश ये करना चाहिए कि 9000 से ऊपर डालें। कितना? 9000 से या 8000 से ऊपर डालें, क्योंकि कुछ ऐसे एप्लीकेशन है जो 9000 तक का पोर्ट को यूज़ करते हैं, जैसे टैली बाय डिफ़ॉल्ट कितने नंबर पोर्ट को यूज़ करता है? 9000। तो इसलिए जब हायर रेंज है तो हम हायर रेंज ही यूज़ करें ताकि कन्फ्लिक्शन का कोई गुंजाइश ना बचे। तो वही मैंने यहाँ पे किया था। अगर पोर्ट नंबर चेंज कर देते तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, ये दिक्कत हो रहा था ना प्रिया। अभी जैसे देखो अपाचे मेरे पे क्या है, रनिंग है, हम चाहें तो यहाँ से क्या कर सकते हैं? स्टॉप कर सकते हैं। अब जब अपाचे स्टॉप कर देंगे तो हमारा क्या नहीं रन करेगा? कोई भी PHP का प्रोजेक्ट रन नहीं करेगा। और अगर हम कोई भी PHP का प्रोजेक्ट रन करना चाहें तो चलो थोड़ा सा और हम ब्रीफ कर दें इसको। PHP का अगर प्रोजेक्ट रन करना चाहते हैं तो पहली बात, अच्छा ये जैम का पहले ये क्लियर कर दे पूरा इंटरफेस, तो प्रोजेक्ट के ऊपर आएंगे। ये जो जैम का पूरा इंटरफेस दिख रहा है, कंट्रोल पैनल दिख रहा है, इसके बारे में ज़रा सा हम लोग देख लेते हैं डीपली। ये पहला ऑप्शन है अपाचे स्टार्ट करना होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? MySQL, इसे स्टार्ट करना पड़ेगा। अब ये जो फाइल जिला वगैरह इस पर ज़्यादा अभी ध्यान देने का नहीं। ये बेसिकली यूज़ होता है किसके लिए जानते हैं? ये यूज़ होता है फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए, नेटवर्क में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए। तो अभी तो ये सारा काम है नहीं अपना, अभी हमें काम बस इन दोनों से लेना है, अपाचे और MySQL। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, जैसे ही मैं MySQL को स्टार्ट कर रहा हूँ तो स्टार्ट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो डिफ़ॉल्ट MySQL है वो ऑलरेडी पोर्ट नंबर कितने को यूज़ कर रहा है? MySQL किस पे काम करता है? 3306 और ये भी उसी पे करेगा। तो सेम टाइम पे दो डिफरेंट सर्विस सेम पोर्ट को यूज़ कर सकता है क्या? तो क्या करना चाहिए? पहले उसको स्टॉप कर दें। कैसे? तो इसके लिए बताया है ना, services.msc में जाइए। हालांकि एक बात बताएं, यहाँ से भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से भी जा सकते हो। यहाँ ऑप्शन है दिया हुआ, ध्यान से देखो ये ऑप्शन। चलो फुल स्क्रीन में कर दें क्या? हाँ चलो, ये ज़्यादा बढ़िया दिखेगा। और बाकी जगह पे भी ऐसे क्या करना था अभी, तो यूज़ कर लेते हैं पूरे को। यहाँ सर्विसेज पे आएंगे। अब यहाँ किसी एक पे क्लिक करने के बाद M वाले बटन को प्रेस करेंगे। अब जैसे ही M बटन प्रेस किए तो यहाँ मुझे दिख गया MySQL, और जब मुझे दिख गया तो सबको दिख जाएगा आई थिंक। अब इस पे आएंगे और यहाँ आने के बाद क्या कर लेना है? स्टॉप कर लेना है, क्लोज कर ले। तो अभी हम लोग इसी जैम कंट्रोल पैनल से कहाँ पे गए? सर्विसेज में जाके, हाँ जिस पर्टिकुलर सर्विस को हमें स्टार्ट या स्टॉप करना था कर सकते हैं। अब देखो तो ये 3306 पे रन कर गया। हाँ कर गया। चलिए बाकी ऑप्शंस देख लें। अब इसमें एक ऑप्शन अभी दिख रहा होगा कॉन्फ़िग। क्या दिख रहा होगा? कॉन्फ़िग। यहीं से शुरू करते हैं। तो कॉन्फ़िग के थ्रू आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने जैम को। अभी क्या स्टार्ट है? अपाचे स्टार्ट है। और क्या स्टार्ट करना है? जिसे भी स्टार्ट करना है उसको आप यहाँ चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप चाहते हैं कि मिनिमाइज्ड होकर के ओपन हो, आप चाहते हैं कि डिबगिंग मोड ओपन हो, आप चाहते हैं लैंग्वेज चेंज हो जाए, आप चाहते हैं पोर्ट नंबर वगैरह बदल दें। तो पोर्ट नंबर बदलना ही बड़ा कॉमन इवेंट होता है, वो हम लोग करते हैं। जैसे अपाचे के लिए पोर्ट नंबर हम बदले हैं ना, बाय डिफ़ॉल्ट कितना रहता है? 8080। आप लोगों में यही होगा। MySQL के लिए पोर्ट नंबर अगर बदलने का नौबत आ जाए तो भी बदल सकते हैं। इसके लिए फाइल जिला बेसिकली फाइल ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है, बैकएंड में FTP को यूज़ करता है, इसलिए पोर्ट नंबर कितना यूज़ करता है ये। तो आप यहाँ से जा कर के क्या कर सकते हैं? पोर्ट नंबर वगैरह को चेंज कर सकते हैं। जनरली हम लोग इन दोनों पे सबसे ज़्यादा काम करते हैं। अपाचे का पोर्ट नंबर बदल दिए और MySQL का पोर्ट नंबर एज इट इज़ रहने दिए। अगर जो भी चेंजेस किए उसको सेव करना है तो यहाँ चेक करके रखेंगे, और नहीं। अब एक ऑप्शन यहाँ पे क्या दिख रहा है? कॉन्फ़िगर। ये सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब कोई सर्विस स्टार्ट नहीं हो रहा होगा तो। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है नेट स्टार्ट। ये बड़ा काम का है उन लोगों के लिए जो थोड़े प्रो लेवल के नेटवर्क के बारे में जो जानकारी रखते हैं, या जिनको नेटवर्क की थोड़ी समझ है, उन लोगों के लिए। यहाँ से बेसिकली आप सॉकेट के बारे में थोड़ा सा पढ़े थे, याद है? तो यहाँ एक्टिव सॉकेट के बारे में दिख रहा है,
ओल्ड सॉकेट अब दिख रहा है कि कौन सा पोर्ट हमारा यूज़ में आ रहा है, किस एड्रेस से यूज़ किया जा रहा है ना। ये पूरा डिटेल यहाँ पे मिलता है कि कौन कौन सा सर्विस अभी यूज़ में आ रहा है, कौन कौन सा सर्विस हमारा रनिंग है, किस पोर्ट पे रन कर रहा है, उसका प्रोसेस आईडी क्या है और उसका नाम क्या है। जैसे जूम अभी रन कर रहा है तो दिखा रहा है कि जूम रन कर रहा है। आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि हमारे इस मशीन पे, सिस्टम पे कौन कौन से सर्विस अभी करेंटली रनिंग है। तो ये उन लोगों के लिए है जो नेटवर्क के बारे में जानते हैं और जो सिस्टम और नेटवर्क को मैनेज करते हैं। यहाँ से रिफ्रेश करके देख सकते हो। इसके बाद क्या है, शेल। अब ये शेल क्या करके दे रहा है आपको एक कमांड प्रॉम्प्ट दे रहा है। आप इस कमांड प्रॉम्प्ट पे आकर के कुछ चीज़ें जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं। जो आपको कमांड प्रॉम्प्ट मिलता है ना, वही आपको यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट मिला है, CMD। आप यहाँ से कोई भी काम, यही चीज़ हम यहाँ से भी कर सकते हैं, कई दफ़ा हम बताए होंगे, लेकिन ये डायरेक्ट दे दिया है आपको यहाँ पे एक शेल। यहाँ से भी आप काम कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट का कुछ भी। एक्सप्लोर करके आप जा सकते हैं कहाँ, PHP के रूट डायरेक्टरी में। और PHP का जो रूट डायरेक्टरी होता है XAMPP, वहाँ आपको पहुँचा देगा। कहाँ पहुँचा देगा? XAMPP, जहाँ आपका इंस्टॉल है ये। और इसका जो रूट डायरेक्टरी है वो क्या होता है? XAMPP। और PHP का जो रूट डायरेक्टरी होता है वो होता है htdoc। कहीं दिखाई दे रहा होगा तो बताओ हमको, htdoc ये रहा। और हम लोग जितना भी PHP का प्रोजेक्ट करेंगे, मतलब एकदम ठेठ भाषा में बोले तो जितना भी वेबसाइट बनाएंगे, उन सारे वेबसाइट को किसके अंदर रखा जाता है? htdoc के अंदर रखा जाता है। तो ये समझ लो कि XAMPP का रूट डायरेक्टरी हुआ है XAMPP के नाम से। लेकिन PHP का जो रूट डायरेक्टरी होगा वो क्या होगा? htdoc होगा। क्या होगा? htdoc होगा। तो वही डायरेक्ट हमें पहुंचा रहा है कौन? एक्सप्लोर। इसके बाद फिर सर्विस ऑलरेडी बताती है। क्विट क्या करेगा जानते ही हो, बंद कर देगा। यहाँ काम का चीज़ कुछ है, उसको बता देते हैं पहले। जैसे ये कॉन्फ़िग, यहाँ से लॉग देख सकते हैं, कब स्टार्ट किए, कब बंद किए, कब क्या हुआ, उसके बारे में पढ़ सकते हैं अगर हमारे पास नॉलेज है तो। इसके अलावा ये एक ऑप्शन कॉन्फ़िग है, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम। जैसे पोर्ट नंबर बदलने में भी यूज़ किए थे इसका। यहाँ अपाचे पे गए होंगे, कल वाला अगर वीडियो डला होगा तो देख ही सकते कि नहीं डला था, कल बना ही नहीं था। अब जैसे इस वाले में हम पोर्ट नंबर कितना है? 8080। कभी लगता है कि नहीं मुझे बदल देना है इसको, तो हम किसको सर्च कर लेंगे? यहाँ पे 8080 को सर्च करेंगे और जहाँ 8080 मिलेगा उसको बदल सकते हैं। किस में? 80 में, जो भी पोर्ट रखना है उसमें आप बदल सकते हैं। तो ये बेसिकली वही काम करने के लिए होता है, पोर्ट वगैरह चेंज करने के लिए होता है। तो चलिए फिलहाल के लिए हमारा क्या चल रहा है? XAMPP चल रहा है। अब XAMPP में हमें डेट कहाँ? एडमिन में वही चीज़, इसको डायरेक्ट डैशबोर्ड पे आ गए, उसके बाद जो भी मैनेज करना हो कर सकते हैं। ये किसका डैशबोर्ड आ गया? XAMPP, अपाचे, MariaDB, PHP एंड Perl। अब इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है थोड़ा डिटेल में तो यहाँ पढ़ सकते हैं, बट हम लोगों को पढ़ना नहीं है, बल्कि मुझे यहाँ इसके बाद डालना है PHP MyAdmin। इससे होगा क्या? इससे होगा कि डायरेक्ट हमारा MariaDB ओपन हो जाएगा, मतलब MySQL ओपन हो जाएगा। उसका एक हमें डैशबोर्ड मिलेगा, वहाँ जा कर के हम डेटाबेस से रिलेटेड सारा काम अपना कर सकते हैं। SQL का भी तो GUI वाला रहता है जैसे। हाँ, तो ये वाला क्यों, मतलब अपाचे सर्वर के जैसे? हाँ, अब बढ़िया सवाल। MySQL के लिए GUI मिलता है, उसको बोलते हैं वर्कबेंच। क्या बोलते हैं? MySQL वर्कबेंच। तो अब सवाल आता है कि ये वाला क्यों? तो ये वाला इसलिए क्योंकि इसके साथ सिर्फ हमें MySQL का GUI ही नहीं मिल रहा है, बल्कि हमें PHP भी मिल रहा है, अपाचे मिल रहा है, जो सबसे बड़ी बात है, जिसके लिए हमको साल का कम से कम 6000 रुपया देना पड़ेगा किसी न किसी होस्टिंग प्रोवाइड करने वाली कंपनी को। ये फ़ायदा है इसका।
और आज के डेट में अगर मान लिया जाए कि आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें वेब का भी यूज़ होगा, तो इसलिए ये ज़्यादा बेहतर है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि जितने भी होस्टिंग प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, लाइक होस्टिंगर का नाम सुने ही होंगे, उसके वेब सर्वर, अपाचे वेब सर्वर के ऊपर भी आपको क्या मिलता है? डैशबोर्ड ऐसा ही मिलता है, हूबहू। देखते हैं अगर लॉगिन होगा, क्योंकि पासवर्ड याद है नहीं मेरे को, तो हम दिखाते हैं कभी। आप लोग का जो वेबसाइट है वो अलग है। पासवर्ड डालना पड़ेगा मेरा वाला भी और उसका। चलिए कि जो भी हम लोग होस्टिंग प्रोवाइडर यूज़ करते हैं उस पे भी किसका यूज़ किया जा रहा है? इंटरनली वही जैम का यूज़ हो रहा है। इसलिए हम लोग अगर जैम के पे थोड़ा हैंड्स ऑन हमारा प्रैक्टिस रहेगा, तो अगर हम डायरेक्ट किसी भी प्रोजेक्ट को लाइव करने के लिए अगर जाते हैं, किसी भी होस्टिंग प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, तो हमें कोई इनकन्वीनियंस ना होगा। क्योंकि हम लोग अगर जिस एप्लीकेशन पे काम करने के लिए यूज टू हैं, अगर वही एप्लीकेशन मिल जाए कहीं, तो क्या लगता है कि वाह, जैसे पढ़ा हुआ क्वेश्चन ही आ जाता, तो नहीं लगता है कि बड़ा इजी। तो फिलहाल के लिए हमारा ये दोनों रनिंग है। अब हम क्या करते हैं, ब्राउज़र ओपन करते हैं। अच्छा, कोई प्रोजेक्ट अगर मान लीजिए कि PHP का करना है तो कैसे देखोगे? उसके बाद हम लोग आ जाते हैं किसके ऊपर? डेटाबेस के ऊपर। तो PHP का अगर कोई भी प्रोजेक्ट करना है तो आपको कहाँ जाना चाहिए? सी ड्राइव में। और कहाँ जाना चाहिए? जैम। और जैम के अंदर क्या बताए थे? ये एकदम फिक्स है, यहीं जाना है आपको। और यहाँ जा कर के आप कोई भी बना सकते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा मैं हबनेट के नाम से ही बना दूँ, तो प्रोजेक्ट फोल्डर हो गया। अब इसी प्रोजेक्ट फोल्डर को हमें VS कोड में खोलना है। आप लोग को ट्रिक बताएं कि नहीं बताएं? यहाँ जाइए CMD और उसके बाद क्या लिखिए? कोड और डॉट। अब डायरेक्ट ये प्रोजेक्ट कहाँ ओपन हो जाएगा? VS कोड। और VS कोड में क्यों? बिकॉज एक एडिटर है जहाँ जा करके हम मल्टीपल फाइल को एक साथ बना करके यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ मुझे क्या बनाना है? index.php। PHP का फाइल जो भी बनेगा ऐसा, और इसका लोगो भी कितना बढ़िया है, नहीं? अब मान लो यही एक सिंगल ही पेज बनाते हैं। और मान लिया जाए यहाँ हम क्या डालते हैं? एक हेडिंग ही डाल देते हैं, माई फर्स्ट PHP प्रोजेक्ट, ऐसा कुछ लिख रहे हैं। अब सवाल ये है कि इसको हम रन कैसे करेंगे? ये रन होगा? कैसे रन होगा? क्या लिखना पड़ेगा? तो इसे रन करने के लिए मुझे ब्राउज़र खोलना होगा। आ जाता हूँ मैं अपने ब्राउज़र में। ब्राउज़र में आकर के सिर्फ लिखना क्या होगा? लोकल होस्ट कोलोन। अब ये आप लोग को नहीं डालना होगा, जिसका कि डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर है उसको नहीं डालना है, लेकिन मुझे डालना पड़ेगा बिकॉज हमने पोर्ट नंबर अपना बदल दिया है। और उसके बाद स्लैश दे करके अपने प्रोजेक्ट का नाम देना होता है। तो हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम क्या है? बस इतना लिखना पड़ेगा। देखो तो यही था, माई फर्स्ट PHP प्रोजेक्ट। तो आपको लगे कि हमारा काम तो डेटाबेस का था, तो हाँ कर सकते हैं ना। उसके लिए बस हमें एक फॉर्म बनाना पड़ेगा। क्या करना होगा? एक फॉर्म बनाना होगा, क्योंकि फॉर्म के थ्रू ना डेटाबेस तक डेटा को पहुंचाएंगे, वहाँ से डेटा को लाएंगे क्या? हाँ,
तो अगर ऐसा कुछ करना है तो हम लोग फॉर्म बना सकते हैं और फॉर्म बना करके डेटा को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं या फिर वहाँ से डेटा को ला सकते हैं। तो अभी हमें लगता है कि आप लोग को तो थोड़ा बहुत भी HTML CSS नहीं कुछ पता, तो इसमें अभी एंटर करवाना सही नहीं रहेगा। अभी पहले हम MariaDB के ही सारे फीचर्स को देख ले, तो किसी और दिन इस बात को हम लोग देखेंगे कि कैसे फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को PHP जोड़ता है। अभी के लिए फ़िलहाल चलो हम MariaDB को यूज़ करेंगे। ये तो हम अपने वेबसाइट को बस ब्राउज़ किए। अगर मुझे चाहिए सिर्फ क्या MySQL, तो क्या लिखेंगे हम, लोकल होस्ट कोलोन, ये सब कुछ सही। और यहाँ स्लैश दे करके क्या लिखेंगे, PHP my admin, PHP my admin। अब चलिए ओपन हुआ क्या, हाँ। अब ये जो GUI इन्वायरमेंट दिख रहा है, चलो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल कर लें। यहाँ तो जितने डेटाबेस बना हुआ है उसकी पूरी लिस्ट आ रही है, चाहे हबनेट हो, MySQL हो, PHP my admin हो, ये इतना सारा डेटाबेस बना हुआ है। और हर डेटाबेस के अंदर अलग अलग क्या बना हुआ है, टेबल बना हुआ है। जैसे यहाँ स्टूडेंट नाम का एक टेबल बना हुआ है, किसके अंदर, हबनेट नाम के डेटाबेस के अंदर। अब इसके अंदर कौन कौन सा कॉलम है, तो SID है, SNAME है, फ़ोन है और सिटी है, ये 4 कॉलम है। नहीं, SID, SNAME, फ़ोन और सिटी। अब SID में क्या है, S101, SNAME में क्या है, आनंद, फ़ोन में क्या है ये, और सिटी अभी क्या है इसका, नल, सिटी नहीं डाला गया है। अब मान लिया जाए कि इसमें से किसी हमें टेबल को हटाना है, हटा सकते कि नहीं हटा सकते, हाँ बिल्कुल हटा सकते। किसी भी अगर हमें टेबल को मान लो कि आपसे क्या करना है, नहीं रखना है, हटाना है तो हटा सकते, बनाना है तो बना सकते, डिलीट करना तो डिलीट कर सकते, जो भी करना हो। अगर सेटिंग कुछ करना हो तो यहाँ से सेटिंग भी कर सकते, यहाँ भी सेटिंग का ऑप्शन है दिया हुआ है ना, यहाँ से रिफ्रेश का ऑप्शन है दिया हुआ, यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, हम श्रिंक कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। ये किसके लिए है, अनलिंक कर सकते हैं। तो फिलहाल और एक चीज़ और, यहाँ से डिलीट के लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है, एक्सपोर्ट के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, बहुत सारा ऑप्शन है। अब जैसे डिलीट कर देंगे, कहानी ख़त्म, नो रो सेलेक्टेड, कोई भी रो सेलेक्ट नहीं है। अब इसको सेलेक्ट किए पहले वाले को और क्या करते हैं, डिलीट, डिलीट हो गया। तो GUI मोड में, हालांकि पर्सनली मुझे GUI मोड में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, इस तरह का काम ज़्यादा CUI मोड में करना फास्ट होता है। GUI मोड में तो खोजे ना पड़ेगा, अब मेरे जैसे लोगों को खोजने में ज़्यादा दिक्कत होती है, हम टाइप जल्दी कर लेंगे एज़ कम्पेयर टू सर्च करके काम करना अगर पड़े। तो ये एक तो ऑप्शन पहला क्या दिख रहा है, ब्राउज। ये अलग अलग जो टैब है ना, इसको देख सकते हो। सर्वर का नाम क्या है, सर्वर 127001। तो क्या आप लोग अभी ब्राउज कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। अभी हम फलाने सर्वर के फलाने डेटाबेस में फलाने टेबल पे, अगर मुझे इस पर कोई रिलेटेड काम करना है, सर्वर से रिलेटेड, तो हम यहाँ से आकर के क्या कर सकते, देख सकते क्या रहा है। सर्वर ये है TCP/IP, सर्वर टाइप क्या है, MariaDB, सर्वर कनेक्शन SSL इज़ नॉट बीइंग यूज्ड। अभी कहीं ना कहीं तो थोड़ा सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो रहा है। वेब सर्वर कौन सा यूज़ हो रहा है वो देख सकते हैं। PHP my admin का कौन सा वर्जन है वो देख सकते हैं। अगर कोई सेटिंग करना है इससे रिलेटेड तो यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ से हम फाइल को क्या कर सकते हैं, जेसन फॉर्मेट में से। जेसन एक यूनिवर्सल फॉर्मेट होता है जो हर जगह यूज़ होता है, तो जेसन फॉर्मेट में कर सकते हैं। लेकिन जेसन किसका है, जावास्क्रिप्ट का एक क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सटेंशन होता है, जिसको बोलते हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। यहाँ से हम किसी फाइल को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो नहीं करना, रिसेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड, इस सर्वर से रिलेटेड। अगर मान लिया जाए कि इसको कोई IP एक अगर पर्टिकुलर असाइन कर दें हम, तो उस IP असाइन करने का फ़ायदा ये होगा कि इसको हम दूसरे मशीन से भी यूज़ कर सकते हैं। मान लो कि हमारे पे जैम्प इंस्टॉल है, आप लोगों पे जैम्प इंस्टॉल नहीं है, तो जो हमारे मशीन पे जैम्प इंस्टॉल है उसको यूज़ कर सकते हो आप लोग एज अ डेटाबेस सर्वर।
और आपका मशीन जो है, आपका सिस्टम है, वो क्या होगा, डेटाबेस क्लाइंट के रूप में यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखा जा सकता है कि सर्वर कौन सा है। तो सर्वर का आईपी ये है फलाना। अब इसके आगे अगर हम बढ़े तो डेटाबेस के बारे में अगर हमें देखना है तो भी देख सकते हैं। यहाँ से कौन सा मोड होगा सर्वर से कनेक्ट होने का, वो भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ रहता है अलग अलग इंजन के बारे में। हालांकि ये अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं। मेन हम लोग एक चीज़ सीखेंगे ज़रूर, लेकिन उसके लिए अभी पहले आईपी वगैरह सेट करना पड़ेगा। तो ये सारा टॉपिक हम लोग किसी और दिन रखते हैं। अगर हम अपने मशीन को एक प्रॉपर कोई आईपी सेट करेंगे और उस पर्टिकुलर आईपी पे हम लोग किसको रन करेंगे, जैम्प पे रन करेंगे, और तब जा कर के हमारे मशीन पे जो जैम्प इंस्टॉल होगा उसी जैम्प को आप अपने लोकल मशीन से भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे डेटाबेसेस के लिस्ट पे आ जाएंगे। तो यहाँ जितने भी डेटाबेस बना होगा उसका पूरा लिस्ट आ रहा है। हाँ कि ना। अब इसमें से अगर किसी भी कोई नया डेटाबेस बनाना होगा तो यहाँ से जा सकते हैं। मान लो कि एक नया डेटाबेस बनाना है जिसका नाम रखना है इन्फॉर्मेशन। अब जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ टोटल कितना हो गया, 7। पहले कितना था, पहले 6 था, अब कितना हो गया, 7। अगर वापस हम चलें यहाँ डेटाबेस, अभी इन्फॉर्मेशन पे आ गए हैं, लेकिन नहीं, मुझे पहले सर्वर पे आना है। तो देख रहे हो मैं कहाँ से चेंज कर रहा हूँ। अब इसके अंदर हम कहाँ आ रहे हैं, डेटाबेस पे आ रहे हैं। अब इसमें से किसी एक डेटाबेस को मेरे को नहीं रखना, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करने के बाद इसको क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ डिलीट के लिए कोई ऑप्शन दे रहा है, हाँ दे रहा है, ये ऑप्शन दे रहा है ड्रॉप। क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कर दें। अब देखो इन्फॉर्मेशन यहाँ से गायब, टोटल कितना बचा, 6। तो यही चीज़ हम लोग कहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से भी जाके कर सकते हैं। लेकिन एक GUI मोड भी दिया है, यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके बाद SQL पे आ जाते हैं। ये आपको वो वाला फिल देगा जो पहले अभी तक आप करते आए हैं। अब अगर आपको देखना हो कि टोटल कितना डेटाबेस बना हुआ है तो यही ना कमांड चलाते थे, तो वो डेटा बेसेस। अब इसको ऐसे इंटर मार दीजिएगा तो रन नहीं करेगा, जैसे MySQL कमांड लाइन पे करता था। यहाँ ऑल्ट के साथ इंटर मारिएगा तब ये रन करेगा। ऑल्ट के साथ इंटर करेंगे तब ये क्वेरी रन करेगा। टोटल दिखा दिया कि हमारे पास कौन कौन से डेटाबेस। तो यहाँ जा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग क्वेरी को रन कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे कोई डेटाबेस यहाँ बनाना है। अभी यहाँ पे देखिए तो लिस्ट में कोई ऐसा डेटाबेस है जिसका नाम हो MyDB, नहीं ना। क्या करते हैं, क्रिएट डेटा बेस और जिसका नाम रखते हैं MyDB। ऑल्ट एंटर जैसे ही करेंगे, क्या MyDB के नाम से डेटाबेस बन गया। तो इसके बारे में अभी हम बहुत नहीं बताएंगे क्योंकि सारा क्वेरी तो आप पढ़ ही चुके हैं। यहाँ से आप सारा क्वेरी चला सकते हैं। अब बढ़ते हैं ज़रा स्टेटस के तरफ। स्टेटस में आ रहे हैं तो यहाँ पता चल रहा है ट्रैफिक कितने क्या क्या है, कितना KB का डेटा रिसीव हुआ, कितना सेंड हुआ, टोटल कितना डेटा सेंड और रिसीव हुआ, करंट कनेक्शन ID क्या है, ये सब चीज़ वहाँ स्टेटस लिख करके करना पड़ता था। यहाँ ये GUI मोड में ऐसे ही दिखा रहा है। अब अभी हम सर्वर का अगर स्टेटस देखना चाहें तो सर्वर का देख सकते हैं। सारे प्रोसेस का देखना चाहें तो प्रोसेस का देख सकते हैं। अगर किसी प्रोसेस को किल भी करना हो तो किल कर सकते हैं। क्वेरी कौन कौन सा फायर हुआ है उसका अगर हम देखना चाह रहे हैं पूरा डिटेल्स, जैसे मान लो कि एज ए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर मुझे देखना है कि सबसे ज़्यादा क्वेरी कौन सा फायर हो रहा है, तो देख सकते हैं। सेलेक्ट क्वेरी कितनी बार फायर हुआ है, शो टेबल्स कितनी बार, क्या है पर आवर कितना इम्प्रेशन गया है, कितना % यूज़ हुआ है टोटल का। अब आप यहाँ से देख सकते हैं। अब क्लियरली समझ में आ रहा है कि सबसे ज़्यादा क्वेरी कौन सा यूज़ हुआ है।
यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं हर तरह के डेटाबेस पे सर्वर पे आने वाले ट्रैफिक को, कि क्या सीपीयू का यूजेज है, कि क्या सिस्टम मेमोरी का यूजेज है, कनेक्शंस कितने हुए हैं, ये सारा कुछ। अब इसके बाद अगर हम बात करें यूज़र अकाउंट की, तो यूज़र अकाउंट भी बनाना बताए थे कि नहीं बताए थे? बनाना मिटाना सब बताए थे, याद होगा। तो वही चीज़ यहाँ आप जीवाई मोड में देख सकते हैं। यूज़र नेम, होस्ट नेम, पासवर्ड, ग्लोबल क्या प्रिविलेज है उसको, किस यूज़र ग्रुप से है, क्या ग्रांट है, क्या एक्शन ले सकता है, वो सारा चीज़ यहाँ पे है। जैसे एक तो एनी है, रूट नाम का यूज़र है बना हुआ, है ना, रूट नाम का यूज़र है, और भी कुछ यूज़र है। अगर मुझे कोई नया यूज़र बनाना होगा, याद है आप लोग को कि नहीं, तो वो चीज़ आप यहाँ से बना सकते हो। और यही काम हम लोग किससे करते थे, याद है? क्रिएट से, क्रिएट यूज़र यूज़ करके करते थे। अब यहाँ यूज़र मान लिया जाए कि हमने नाम रख दिया मोहित, होस्ट नेम क्या रखना है, मान लो रख देते हैं लोकल होस्ट, ऐसे वहाँ डालते थे ना @लोकल होस्ट, वही चीज़ यहाँ भी है। क्या पासवर्ड रखना है? हाँ, पासवर्ड इसके लिए ABC रख देते हैं, रियल टाइप ABC रख देते हैं। ग्लोबल प्रिविलेज देना है, क्या प्रिविलेज देना है इस यूज़र को, आप यहाँ से देख सकते हो। अगर चेक ऑल कर देंगे तो पूरा का पूरा प्रिविलेज मिल जाएगा, और नहीं तो पर्टिकुलर अगर कोई प्रिविलेज देना है, अगर मान लीजिए कि हम सिर्फ सेलेक्ट का प्रिविलेज देना चाह रहे हैं, क्या देना चाह रहे हैं? सिर्फ सेलेक्ट का प्रिविलेज देना चाह रहे हैं, तो सिर्फ सेलेक्ट का दे सकते हैं। सब कुछ समझ लेने के बाद आपको करना क्या है, क्या किया, एक मोहित के लिए यूज़र अकाउंट नया बना दिया। अब दोबारा अगर हम यूज़र अकाउंट पे आते हैं तो देखो एक यहाँ पे नया यूज़र अकाउंट बना। अगर कभी इसका प्रिविलेज चेंज वगैरह करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर इसे हमें क्या करना है, फ़िलहाल के लिए डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। डिलीट के लिए वो कमांड चला करके भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ एक ऑप्शन और एक्सपोर्ट का दिया हुआ है। एक्सपोर्ट से फ़ायदा ये होगा कि इसको आप कहीं बाहर भेज सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो एक्सेल फाइल वगैरह में, या किसी दूसरे के सिस्टम पे लेके जाना है तो वहाँ भी ले जा सकते हो। और जो क्वेरी चलाते थे वही क्वेरी ने यहाँ भी चल रहा है, लेकिन इंटरनली हमें क्या मिल जा रहा है, जीवाई इन्वायरमेंट मिल जा रहा है, जहाँ से कि हम अपना काम कर सकते हैं। फिलहाल के लिए यूज़र अकाउंट तक हम लोग आ चुके हैं। अगर हटाने का इरादा हो तो इसको सेलेक्ट कीजिए और रिमूव कीजिए सेलेक्टेड को। वो वाले पे क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए, हटा देगा ये मोहित को। देखिए तो हट गया क्या। तो जीवाई मोड में होपफुली आप लोग को ज़्यादा इजी लगेगा सारा काम करना। इसके बाद फिर क्या है, एक्सपोर्ट। ये बड़ा काम का है। इससे क्या कर सकते हैं, हम किसी भी अपने डेटाबेस को या एक डेटाबेस के किसी पर्टिकुलर टेबल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब जैसे एक्सपोर्ट करना क्यों, मान लो कि एक्सपोर्ट करके हम दे रहे हैं, मान लो हमारा दूसरा लैपटॉप है जिस पे कि हमें कॉलेज में अपना प्रोजेक्ट को शो करना है, और हमने यहाँ पे डेटाबेस बनाया था, तो क्या फिर हम वहाँ दूसरे लैपटॉप में बैठ के बनाएंगे क्या? नहीं, एक्सपोर्ट करेंगे। या लोकल मशीन पे अगर मान लो कि हमने कोई डेटाबेस क्रिएट किया, उसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स डाले हुए हैं, अब उसी को हमें लाइव करना है होस्टिंगर के ऊपर, तो होस्टिंगर के डेटाबेस में जाके फिर उतना रिकॉर्ड बनाएंगे? नहीं, एक्सपोर्ट करके ले जाएंगे यहाँ से। अब यहाँ दो तरह का एक्सपोर्ट होता है, एक होता है क्विक और एक होता है कस्टम। क्विक अगर करेंगे तो एक पूरा का पूरा डेटाबेस के अंदर जितना टेबल होगा सबको एक्सपोर्ट करेगा, और कस्टम में हमें फैसिलिटी ये मिलता है कि हम चूज कर सकते हैं कि डेटाबेस का कौन सा टेबल भेजना है, कौन सा नहीं भेजना है। आपकी मर्जी, दोनों चॉइस है, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। जब देख रहे हो कि क्विक ले रहे हैं तो कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं दे रहा है, लेकिन जब कस्टम ले रहे होगे तो बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है। तो दोनों से बारी बारी से ट्राई करके देख सकते हो। अब ये टेम्पलेट का नाम क्या रखना है,
मान लो टेम्पलेट का नाम टेस्ट अंडरस्कोर एक्सपोर्ट रख देते हैं, रख सकते। अब उसके बाद क्विक फॉर्मेट क्या रहेगा, एसक्यूएल फॉर्मेट में भेजना है कि कोई और फॉर्मेट में भेजना है, सीएसवी में भेज देते हैं। किस में भेज देते हैं, अलग अलग फॉर्मेट में भेज सकते हो आप, सीएसवी में भेजते हैं। क्या कर सकते हैं इसके बाद, एक्सपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। आ गया। अब ज़रा इसको ओपन करके देखते हैं क्या आया यहाँ पे। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, जैसे हबनेट के अंदर शायद एक टेबल बना हुआ था, नहीं। अब अगर हम लोग एक्सपोर्ट पे आते हैं तो एक ऑप्शन था क्विक का, एक ऑप्शन है कस्टम का। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, अभी हम किसके अंदर हैं, इस टेबल के अंदर हैं, और मुझे क्या करना है, क्विक एक करना है। रो क्या है, सारे रो को भेजना है ना, कि किसी खास रो को भेजना है, नहीं सारे रो को भेजना है। सब कुछ वही रहने देंगे। एसक्यूएल फॉर्मेट में करना है, नहीं एसक्यूएल फॉर्मेट में मत करो, बल्कि सीएसवी फॉर्मेट में कर लो। इस फॉर्मेट में सीएसवी में, और क्या कर दें, यहाँ से एक्सपोर्ट कर दें। अब आप सीएसवी फॉर्मेट में तो आ गया ये, यहाँ से आ जाते हैं। थोड़ा एक्सेल मेरे में सेटअप करने का दिक्कत है। ये फाइल अगर आप लोगों को देंगे, आप लोगों पे आराम से खुल जाएगा, कोई इशू नहीं है। अब इसको जब हम इंस्टॉल करने जाएंगे तो अभी दिक्कत आ रही थी, देखे ही आप लोगों ने। फ़िलहाल के लिए इसको हम बंद करते हैं, बाद में कर लेंगे। एक्सपोर्ट करने का ही तरीका होता है। अगर नहीं तो एक काम और है, करके दिखा देते हैं दूसरे तरीके से। आप लोग एसक्यूएल में ही भेजते हैं। अरे क्या हुआ, कैंसिल करो, आर यू श्योर वांट टू, हाँ बिल्कुल कैंसिल करो, गोल घुमा रहा है। अब इसके बाद क्यों ना इसी को हम सेट किस में कर दें, CSV के जगह पे SQL में भेज दें, और बाद में इसी को क्या कर लेंगे, इंपोर्ट करके देख लेंगे एक नए डेटाबेस में। फ़िलहाल तो काम चलाने के लिए यही समझाया जा सकता है। अभी इसके बाद हम एक्सपोर्ट करते हैं। अब देखो ये किस फॉर्मेट में किया, SQL में। याद होगा कमांड लाइन से भी हम बताए थे यही चीज़, किसका यूज़ करके, MySQL डंप का। और एक्चुअली ये भी वही यूज़ कर रहा है, सब कुछ वही है। अब मान लो यहाँ मेरे को लाना है, तो लाने के लिए मैं क्या करता है, एक नया डेटाबेस बनाता हूँ। और डेटाबेस का नाम क्या रखते हैं, क्या रखा जाए, टेम्पररी या ब्लैंक ही रखते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। अब ब्लैंक डेटाबेस के अंदर हमें लेकर के आना है। कैसे लेकर के आएंगे, तो सेलेक्ट कर लिए इसको, और इस बार कहाँ चलेंगे हम, एक इंपोर्ट पे चलेंगे कि एक्सपोर्ट पे, नहीं इंपोर्ट पे। अभी हम लोग कहाँ हैं, तो इस सर्वर के इस डेटाबेस के अंदर है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम फाइल चूज़ करेंगे। ऑफ कोर्स फाइल कहाँ था, डाउनलोड्स के अंदर। यही फाइल था ना, SQL फॉर्मेट में। क्या करना क्या है इसके बाद, इंपोर्ट। हालांकि ये सारा कुछ हमने ऑलरेडी बताया आप लोग को, कहाँ से, कमांड लाइन में। ये तो जैम की वजह से बस बता दे रहा है। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, ब्लैंक के अंदर स्टूडेंट नाम का क्या आ गया, और उसके अंदर रिकॉर्ड भी आ गया। तो ये क्या सीखे हम लोग, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अब प्रिविलेज मतलब क्या, याद है, जो आप ग्रांट और रिवोक चलाते थे ना, वही चीज़ यहाँ आप कर सकते हैं GUI मोड में। जो ग्रांट और रिवोक से जा कर के परमिशन देते थे, डेटा कंट्रोल जो करते थे, वही चीज़ आपको यहाँ से मिल रहा है। अब जैसे एडिट प्रिविलेज पे जाएंगे तो आप प्रिविलेज को क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अब
क्या प्रिविलेज देना है आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, और ये ज़्यादा इजी है। पासवर्ड वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हो यहाँ पे। फिर वही इंपोर्ट वगैरह का सेटिंग कर सकते हो, और एप्लीकेशन वगैरह के लिए कर सकते हो। यहाँ मोर पे जाकर के कुछ आप प्लगइन्स वगैरह एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हो, ये सब चीज़। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं आप लोगों का, और जैम्प का यूज़ कीजिए। जितना भी आपको क्वेरी बताया उन सारे क्वेरी को आप जाके कहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। एक्स्ट्रा इसमें फैसिलिटी यही है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट या यूज़र मैनेजमेंट आप बड़े आसानी से कर सकते हैं GUI इन्वायरमेंट।